जापान में 8 फरवरी के हुए आम चुनाव में 64 वर्ष की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी, और इस चुनाव में एलडीपी को अकेले ही 316 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 233 सीटों से 83 सीटें ज्यादा हैं। इससे पहले एलडीपी को 40 वर्ष पहले यानी 1986 में 300 सीटें मिली थी। सनाई ताकाइची के गठबंधन को 465 में से 352 सीटें मिली हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी 75% से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं। और जापान के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री को इतनी सीटें नहीं मिली। जापान एक पुरुष प्रधान समाज है और वहां इससे पहले 103 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो सभी पुरुष थे। 3 महीने पहले ही ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 3 महीनों के बाद उन्हें शानदार बहुमत मिला है। उनकी लोकप्रियता देखिए। पिछले महीने ताकाइची ने संसद को भंग करके जापान में आम चुनाव कराने की घोषणा की थी और चुनाव जीतने के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें जबरदस्त ताकत दी है और वो जापान को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापान के प्रधानमंत्री को जीत की बधाई दी है। उनका सोशल मीडिया जो संदेश है वो आप पढ़ सकते हैं, जो आज उन्होंने बधाई देते हुए लिखा है।昨日国民の皆様から政策転換を何としてもやり抜いていけという、力強い、形で、背中を押していただきました。心より感謝を申し上げます。自民党、日本維新の会の与党で合計352という非常に大きな議席をいただきました。日本列島を強く豊かに、重い責任の始まりです。身の引き締まる思いでございます。 1955 से लेकर अब तक एलडीपी सिर्फ 2 बार चुनाव हारी है और कुल मिलाकर 4 साल तक सत्ता से बाहर रही है। पूरी दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जापान में भारत की तरह लोकतंत्र है लेकिन प्रजातंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर हेड ऑफ स्टेट जापान के राजा होते हैं और चुनाव के बाद वो उसी पार्टी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसके पास बहुमत होता है। अब हम दुनिया में जापान की कामयाबी को आपके लिए डिकोड करते हैं। वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद दुनिया को ऐसा लगा कि जापान पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसी जापान ने अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम के दम पर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर दिखाया। जापान की कामयाबी को आप एक फॉर्मूले से समझिए। जब किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होती है तो अक्सर वही संसाधन उसकी बड़ी कमजोरी बन जाते हैं और अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहा जाता है द नेचुरल रिसोर्स कर्स। इसे आप रशिया और सऊदी अरब के उदाहरण से समझिए। इन देशों की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज भी तेल और गैस के निर्यात पर टिका है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे उद्योग उतने मजबूत नहीं बन पाए, यानी तेल और गैस की वजह से इन देशों के पास आसानी से पैसा आ गया, लेकिन इन्हें तरक्की करने में ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। अब जरा जापान को देखिए। वहां पर प्राकृतिक संसाधन लगभग शून्य है, लेकिन मजबूरी ने जापान को टेक्नोलॉजी, अनुशासन और मैन्युफैक्चरिंग का एक पावर हाउस बना दिया इस छोटे से देश को। और यही वजह है कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश दुनिया को आज कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक मशीनें बेचते हैं, जबकि सऊदी अरब जैसे संसाधन समृद्ध देश आज भी कच्चा माल बेच रहे हैं। जापान की कामयाबी का एक बड़ा राज यह भी है कि वहां के नेता और सरकारों ने हमेशा हर हाथ को काम देने के फॉर्मूले पर काम किया। उनका मानना था कि जितने लोग हैं सभी को काम करना चाहिए, किसी को भी खाली नहीं बैठना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में आत्मनिर्भरता शब्द की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन जापान ने 1950 के दशक में ही इस शब्द को अपना सूत्र वाक्य बना लिया था। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची का भी यही फॉर्मूला है। एक बार बजट के लिए एक बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने सुबह के 3 बजे एक मीटिंग रखी। ताकाइची पहले दिन से ही अपने लगातार काम करने के रवैये को लेकर चर्चा में है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो खुद 18 घंटे काम करती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस पर वो भरोसा नहीं करती। उनका जो नारा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, उस नारे को कहते हैं वर्क
वर्क वर्क, यानी काम काम काम। तो जापान का जो प्रधानमंत्री है वो भी सिर्फ काम करना चाहता है और जापान के जो लोग हैं वो भी दिन रात काम करते हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के एक काले हैंडबैग की भी बड़ी चर्चा होती है, जिसका वो अक्सर इस्तेमाल करती हैं, तस्वीरों में आप देख पाते हैं। और इस बैग की कीमत लगभग 75,000 रुपये है और इस बैग को पहले 40 से 50 साल के लोग खरीदते थे, लेकिन अब यही बैग जापान के युवाओं के बीच जबरदस्त ट्रेंड बन गया है। और क्योंकि वो इस बैग को लेकर चलती हैं, ये बैग अचानक से लोकप्रिय हो गया, बाजारों में इसकी मांग बढ़ गई और अब वहां के जो युवा हैं वो इस बैग को खरीद रहे हैं। इस बैग की मांग इतनी बढ़ गई है कि इस बैग के लिए अब 9 महीनों का इंतजार करना पड़ता है, वेटिंग है 9 महीने की। और जापान की प्रधानमंत्री के नाम पर इस बैग को अब सनाए बैग कहा जाता है। ताकाइची एक पिंक कलर का बॉल पॉइंट पेन का भी इस्तेमाल करती हैं और यह भी बड़ा मशहूर हो चुका है। संसद में नोट्स लिखते समय जिस गुलाबी पेन का इस्तेमाल करती हैं वो पेन सोशल मीडिया पर आजकल वायरल है। और इसी तरह ट्रेन में सफर करने के दौरान हाथ में दिखे श्रिम्प राइस क्रैकर्स भी युवाओं के लिए बड़े लोकप्रिय आजकल उनके बीच हो रहे हैं। दुकानों पर इन स्नैक्स की मांग अचानक बढ़ गई है। कहने का मतलब यह है कि आज जापान के युवा वही चीजें खरीदना चाहते हैं जो ताकाइची इस्तेमाल करती हैं, चाहे उनका बैग हो, वो क्या खाती हैं, वो किस पेन से लिखती हैं, वो सब कुछ लोकप्रिय हो रहा है। और बहुत जमाने के बाद किसी देश में किसी नेता की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है। राजनीति में ऐसा जो क्रेज है आम जनता के बीच किसी नेता का, ये बड़ा दुर्लभ है, जहां जापान की प्रधानमंत्री अब सिर्फ वहां की प्रधानमंत्री नहीं है, नेता नहीं है, बल्कि वहां की स्टाइल आइकन बन चुकी है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे की हत्या की खबर सुनाएंगे। उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आज उनके जनाजे की तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक जमाने में गद्दाफी वहां पर सबसे शक्तिशाली रूलर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके परिवार की क्या स्थिति है आज आपको दिखाएंगे।